कर लिए बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज के? 13.1 के बाकी के क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने? आवाज आ रही मेरी? कर लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हो गए होंगे सारे क्वेश्चन? यस कोई क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो, इसके बाद अपन देखेंगे जो अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका 2 घंटे है ना multiplication सर rule क्लास of- आज? क्या हो गया? 2 घंटे लोगे ना? हाँ, ठीक है। देखो फर्स्ट अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी, अब अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको समझते हैं। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन ने देखा था कि पी ए गिवन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होती है। और यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाली चीज अपन ने देखी है। तो यहां से अगर मान लो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है ना, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इसी से ये वाली कंडीशन अपन ने बनाई है। ठीक है ना, और ये जो है इसको बोलते हैं अपन, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए एंड बी। ठीक है ना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। ये कोई इवेंट है ए एंड बी, इसी को अपन ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous occurrence of event A and B। जब A और B दोनों इवेंट एक साथ में होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ऐसे तो निकाल ही सकता हूं A, और याद रखना एक और चीज, ये जो नोटेशन है इसको अपन वी कैन यूज, ये जो लिखा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह पर पी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बोलो या फिर पी ए बी बोलो, है ना, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए बार बार ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखना पड़े। तो इसका मतलब जहां पे भी आपको मिलेगा पी ए बी, उसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है। अच्छा एक बात समझो, ऐसे तो निकाल ही सकता हूं मैं, है ना, बट साथ साथ में बट ऑल्सो, ये तो फॉर्मूला है ही। अब आप लोग बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे कंडीशन ए। है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो, ए की बात है। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी
और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन की? अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम है तो एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। नहीं है, हाँ सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। है। तो यहां से अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या फिर ए बी बोलो, ए की बात है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहाँ पे कंडीशन है बट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैं ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालता हूँ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात है ना। जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालता हूँ तो उसके दो तरीके हैं मेरे पास में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। दो तरीके अपने पास में, ठीक है। तो यानी कि आप दो, जब आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर इन दोनों को मैं साथ में लिख दूं, इन दोनों को साथ में लिख दूं, इसको और इसको, दोनों को कंबाइन कर दो, ऑन कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट्स, दोनों रिजल्ट को अगर अपन कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा अपने पास में, कि अगर मेरे को मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही है, तो इसको मैं निकाल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या फिर इसका फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बट दोनों में साथ में ये वाली कंडीशन है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ए बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर सेट ए है तो ए बी का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ए बी का मतलब यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ सब लोगों को? इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि अगर आपको मान लो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली तो दो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या फिर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, देखो अब जैसे दो का इंटरसेक्शन है, इसी तरीके से 3 का 4 का, इनके लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डायरेक्ट अपने को याद रखना है, ठीक है ना। देखो तो फॉर्मूला आया था अपने पास में ये वाला, फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, ए बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला अपन ने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मान लो आपको 3 का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए बी सी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी, ठीक है। अभी अपन चेक करके देख लेंगे कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे भी ए बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी, जहां पे भी आपको दो सेट साथ में दिख रहे हैं उनका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई में दिख रहे, तो ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, यानी कि चार इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर, तो मल्टीप्लीकेशन रूल से ये हो जाएगा ए बी सी डी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी। तो एक बात बताओ, इसी तरीके से तुम मेरे को इसका फॉर्मूला बता सकते हो, ए बी सी डी अगर 5 इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी हो तो
प्रोबेबिलिटी इसी ऑफ ए, पैटर्न को फॉलो करते हैं। यस सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताओ। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ आगे। बी गिवन ए, हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ए बी बोल दो उसको डायरेक्ट। आगे। हाँ, तो फिर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ए बी सी, हम्म फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए बी सी डी। ये सेम पैटर्न फॉलो करते हुए अपन आगे के फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो केवल पैटर्न के लिए लिखवाया मैंने, है ना। आगे वाला केवल मैं पैटर्न, तुम लोग पैटर्न समझ पा रहे हो इसके लिए बताया। बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी। इतना बड़ा आएगा नहीं किसी। ठीक है। और इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए बी सी डी। अब इसको अपन, और सिमिलरली मान लो एन इवेंट हो, ये वाला याद रखना है, ये वाला तो मैं मिटा दूंगा वापस से, फोर्थ वाला। अगर मान लो एन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरीके से एन इवेंट्स है। ए वन, ए टू, ए थ्री, इन सबका इंटरसेक्शन, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन ए एन, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गिवन ए वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री गिवन ए वन ए टू। इसी तरीके से कहां तक, लास्ट वाला जो टर्म होगा उसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, लास्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन गिवन ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन तक। एक टर्म पहले तक का करना होता है, ई की दिख रहे तो एक पहले तक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना जनरल के लिए। ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब इसमें से किसी एक को अपन वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। ले लिया? बोलो। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। देखो अब आगे, इसमें से किसी भी एक को वेरीफाई कर लेते हैं, चार वाले को वेरीफाई कर लेते हैं, इसी तरीके से बाकी भी है। एक फर्स्ट तो अपन ने वेरीफाई किया ही है, फर्स्ट से तो अपन ने फॉर्मूला बनाया है। इसको अपन चेक करके देखते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है नहीं हो रहा। जो फॉर्मूला है चार वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही है फॉर्मूला, यही लिखा था। जहां पे मल्टीप्लाई में लिखा था वहां पे अपन ने इंटरसेक्शन लिख दिया। अब इसको अपन आरएचएस को चेक करते हैं। आरएचएस को चेक करते हैं। आरएचएस लेके चल रहा हूं मैं, पी ए इंटू पी बी गिवन ए इंटू पी सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको सॉल्व करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी गिवन ए का, बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ए। और अब यहाँ पे अपने को प्रॉपर ब्रैकेट यूज करना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट यूज करना होता है।
वो बात अलग है कि ये जो लो है वो एसोसिएटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या लास्ट वाले में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको भी अपन लिख सकते हैं एसोसिएटिव होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और यही क्या है अपना एलएचएस है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, ये जो पैटर्न है वो सही है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपकी बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 अगर आपके पास में बुक है तो। एग्जांपल नंबर 8 निकाल लो, अगर आपके पास में बुक है तो फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। बुक है ना सब लोगों के पास? अरे बुक है या नहीं? एग्जाम्पल 8 है बुक का। एन अर्न कंटेंस, एक मटका है जिसमें 10, एन अर्न कंटेंस 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? देखो एक कोई मटका है जिसमें अपने पास में 10 ब्लैक बॉल्स है, 10 ब्लैक बॉल्स है और 5 व्हाइट बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है। अब इसमें अपने को 2 बॉलें निकालनी है, लेकिन जो बॉल्स निकालनी है वो अलग, क्या है तरीका कि आप एक बॉल निकालोगे फिर उसको वापस से नहीं रखोगे इसमें, उसको बाहर रख लोगे, फिर दूसरी बॉल निकालोगे, तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों बॉल के रेड आने की, दोनों बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक? दोनों बॉल्स के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? बोलो, अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। 10 ब्लैक बॉल 5 व्हाइट बॉल है, बट कंडीशन ये है कि 2 बॉल ड्रॉ करनी है, एक के बाद में एक करनी है, एक ड्रॉ कर ली उसको बाहर रख दिया, वापस से रिप्लेस नहीं किया, फिर दूसरी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोनों बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन में अपन कैसे करेंगे, लेट इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ए रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, और इवेंट बी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे सेकंड भी ब्लैक चाहिए आपको, ठीक है ना, सेकंड बॉल इज ब्लैक, जब भी तो दोनों होगी। यानी कि अब इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों इवेंट एक साथ में होनी चाहिए, कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए, सेकंड बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना, दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, इसका मतलब इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ में होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो इससे अगर अपन बाय मल्टीप्लीकेशन रूल,
मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इन दोनों की चीज निकाल लेता हूँ और अपन कोशिश करते हैं निकाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, फर्स्ट बॉल ब्लैक होने की। देखो अभी कितनी है टोटल, टोटल कितनी है यहाँ पे, इसमें टोटल कितनी है, 15। टोटल 15 बॉल्स है। इनमें से ए फर्स्ट बॉल रेड, तो फर्स्ट में टोटल 15 ही है अभी तक मेरे पास में। उसमें से एक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवर में कितने है उसके, ब्लैक बॉल आने के फेवर में कितने आउटकम है, 10। 10 आउटकम ब्लैक के फेवर में है। तो 10 अपॉन टोटल आउटकम है 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 2/3। अब मेरे को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड बॉल का ब्लैक आना, जबकि फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक ड्रॉ हो चुकी है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल टू बी ब्लैक when one black ball has already been drawn in the first draw, जो तुमने पहले बार में ड्रॉ की है बॉल, उसमें एक बॉल पहले ही आ चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये फर्स्ट टाइम ही लिख रहा हूँ केवल में क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। श्रुति, रिया, तुम्हें आवाज आ रही नहीं आ रही है, श्रुति बोलते रहा करो बीच में। रिया, क्लास चालू करके गायब मत हो जाना तुम लोग। रिया आवाज आ रही मेरी, गायब। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। अब अपने को यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये तो अपन कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कि देखो फर्स्ट ड्रॉ में जबकि एक बॉल ब्लैक बॉल ड्रॉ हो चुकी है, यहाँ पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल टू बी ब्लैक व्हेन वन ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ। तो अब टोटल कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी यही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फॉर्मूले के बिना भी अपन निकाल सकते हैं कि जब एक बॉल ब्लैक जा चुकी है तो टोटल ब्लैक कितनी बची, 9 टोटल ब्लैक बची है। और टोटल जो ब्लैक टोटल बची है, और टोटल कितनी बची है, टोटल आउटकम 14। यानी कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास में, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज, इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में 2/3 इंटू 9/14, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम 7, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/7। ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे जब अपन, जब एक इवेंट का होने और दूसरी इवेंट के फर्क पड़ रहा है, मतलब फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक हुई है तो दूसरी बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कम हुई है, फिर सॉरी मतलब चेंज हुई है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इक्वेशन क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। इक्वेशन क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। तो इस तरीके से अपन मल्टीप्लिकेटिव रूल का यूज करते हैं। ये वाली चीज आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया आपको। अब अपन देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे बोलते हैं। इंडिपेंडेंट
इवेंट्स। अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी है, अपन ने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा है। इसमें अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसी भी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो अपन इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसका यूज करके निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट किसे बोलते हैं। देखो, इफ two events E and F associated from any random experiment exist in such a way that दो इवेंट ई और एफ किसी सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इस तरीके से एग्जिस्ट करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कि ऑब्वियसली बात है दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो जीरो नहीं होनी चाहिए इस केस में, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुल मिला के दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए अगर अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे जब तक। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि अगर दो इवेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब ये है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उतनी ही आ रही है किसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एफ के होने के बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जबकि इवेंट एफ हो चुकी है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ना ई गिवन एफ। बोलो, अरे बोलो, इंडिपेंडेंट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। श्रुति सर ये वापस बताओ ना। अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं, ये चीज बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट एफ हो चुकी हो। ठीक है, हाँ, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉर्मल में बिना इवेंट एफ के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अपन ने देखा था अपन ने एग्जांपल किया था ना जब स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले, तो अपन ने क्या किया था, एक बार तो किसी इवेंट की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, फिर उसके बाद में अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी उस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी और इवेंट के साथ में एसोसिएट करके। तो आप लोगों ने उस टाइम पे जब देखा था तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आई थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अपन ने एग्जांपल किया था, अलग अलग आई थी वहां पे, क्योंकि सैंपल स्पेस छोटा हो जाता है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बन जाता था। बोलो। यस सर। ठीक है ना, अगर ऐसे चौक मत जाया करो, तुम्हारे पास में नोटबुक होगी उसी में देख लो, रेफर करके एग्जाम्पल करवाए अपन ने। इस तरीके से एक दो डाइस आने की, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से इक्वेशन किया था अपन ने। नॉर्मल केस में प्रोबेबिलिटी निकाली थी और फिर उसके बाद में अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर मान लो इससे क्या मतलब समझते हो तुम, इससे मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की जबकि इवेंट एफ हो चुकी हो, वो उसी प्रोबेबिलिटी के बराबर है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के बराबर है। इसका मतलब इस इवेंट ई पर इवेंट एफ के होने का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इवेंट एफ के होने या नहीं होने का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए तो ये प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। बोलो। सर एग्जांपल से समझाओ ना। एग्जाम्पल से तो समझाऊंगा ही सही, लेकिन ये वाली बात समझ में आ रही है तुम्हें कि अरे अपन ने वो वाला एग्जांपल देखो, तुम स्टार्टिंग में जब अपन ने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब अपन ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी दूसरे दिन, एक बार तो नॉर्मल चीजें ही बताई थी, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम्हारे को। सर ये यहाँ पे दोनों इक्वल कैसे आ रही है? कैसे आ रही है वो अपन प्रूव और करेंगे। PE। अरे कैसे आ रही है वो इसकी कंडीशन है कि अगर दो इवेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करे तो अपन इंडिपेंडेंट बोलते हैं।
कैसे आ रही है वो तो अपन देखेंगे कि कुछ जगह में आती है कुछ जगह पे नहीं आती है, और जहां पे आती है उन इवेंट को अपन इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। इस तरीके से कैसे आ रही है वो तो अपन देखेंगे इसे। लेकिन अभी काम की बात यह है कि अगर मान लो आती है, अगर ऐसा होता है कहीं, तो उन इवेंट को अपन इंडिपेंडेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इवेंट ई और एफ का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल निकालो या फिर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी तब निकालो जबकि एफ हो चुकी है। इसका मतलब अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ ई के इक्वल आ रही है, इसका मतलब इस एफ के होने और नहीं होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पे। और सेम इधर भी है कहानी। बोलो। अरे बोलो। ये कैसे आ रही है वो तो अपन एग्जांपल से देखेंगे। फिलहाल कंडीशन है कि अगर दो इवेंट इस तरीके से हो गई कि अगर ई गिवन एफ और ई इक्वल आ जाए, तो अपन उस इवेंट को उन इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। आप लोग सब जो मैंने एग्जांपल करवाया था वो मिला, सबसे पहले वो निकालो एक बार। जो सेकंड क्लास में मैंने एग्जांपल करवाया था वो निकालो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ही है अभी तक। मोहित, श्रुति, दोनों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। जल्दी से जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, पहले दिन तो केवल नॉर्मल क्लास हुई थी, सेकंड दिन जब मैंने एग्जांपल करवाए थे यस सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले, वो वाला एग्जांपल निकालो। यस सर, 2 श्रुति मिनट। जल्दी करो, जल्दी करो। रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग यार डेली से, ये तो बात पता चलती है। तुम अभी तक इस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। श्रुति, सर कॉइन वाला का? हाँ कॉइन वाला एग्जांपल था, 2 या 3 कॉइन एक साथ टॉस करे थे अपन ने। यस इसमें सर। एक बार तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, किस चीज की निकाली थी बताओ मेरे को? किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली थी अपन ने नॉर्मल? जल्दी करो यार। एटलीस्ट 2 हेड। हाँ, एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी जब अपन ने नॉर्मल निकाली थी तब कितनी आई थी? कितनी आई थी? 1/2। 1/2 आई थी जब अपन ने एटलीस्ट हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी नॉर्मली। उसके बाद अपन ने कंडीशन के साथ में निकाली थी कि एटलीस्ट 2 हेड व्हेन, कब निकाली थी? उसके बाद कंडीशनल में किसकी निकाली, कब निकाली थी बताओ? मोहित तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा क्या? सर कॉपी तो खोल ली, मेरे को एग्जांपल दिख ही नहीं रहा। जब शाबाश। हेड फर्स्ट बताओ पे सर, हो। उसके बाद भी किसकी निकाली थी? हेड फर्स्ट वाले टॉस में हो। जब अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली थी एटलीस्ट 2 हेड की, जबकि फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड हो, तब प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? 1/2 ये तो थी ही। एटलीस्ट 2 हेड की, 1/2 आई थी नॉर्मल कंडीशन में। फिर अपन ने निकाली थी एटलीस्ट 2 हेड जबकि फर्स्ट टॉस पे हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/4। 1/2। 1/2 ही आई थी सेम, दोनों की अलग अलग आई होगी? नहीं सर, सेम ही है। नहीं, अलग अलग आई होगी। देखो एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मोहित मिला गया तुम्हें एग्जांपल ये वाला? सर ये वाला ही है क्या? इन द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस वाला? हाँ, इस वाले में स्टार्टिंग में तो मैंने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बताई थी इवेंट ए और बी की, फिर कंडीशनल बताई थी। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही है वो बताओ, जल्दी करो, बहुत टाइम वेस्ट कर दो। 4 आ रही है ना? पहले तो इवेंट कितनी आई? प्रोबेबिलिटी 1/2। ऑफ इवेंट, फिर हाँ, 3/4। 3/4 आ रही थी। तुम्हारे अलग ही आ प्रोबेबिलिटी रहा ऑफ है। इवेंट है प्रोवाइडेड इवेंट बी इज अकर्ड, कितनी आ रही है? 3/4। 3/4 आ रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे दोनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, देखो एक तो अपने निकाली थी, तुम लोग यार पढ़ा करो प्लीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, इसको लेट सपोज इसको मैंने ई इवेंट बोल दिया या ए बोल दिया होगा, उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 2 हेड, कब की बात हो रही है? 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने की। पीछे वाली चीजें क्यों बताता हूं मैं? क्योंकि वो पढ़नी होती जब भी आगे तुम उनसे रिलेट कर पाओगे। और इवेंट एफ अपन ने बोली थी गेटिंग, या बी बोला होगा इसको, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, फर्स्ट कॉइन। तो ये ई और एफ है। जब अपन ने नॉर्मली एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तब तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी?
नॉर्मली बिना किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कितनी आ रही है मोहित? 1/2 बोलो। 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही थी। फिर अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी एटलीस्ट 2 हेड की, जबकि इवेंट एफ हो चुकी है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 3/4। तो यहाँ पे तो दोनों चीजें अलग अलग आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये ई इवेंट और एफ इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर मान लो कुछ इवेंट इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाती है, कैसे करती है वो तो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों ही सेम आ रही है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस एफ के होने और नहीं होने से उस ई को कोई फर्क पड़ रहा ही नहीं है, तो इसलिए वो दोनों इवेंट क्या हो गई, फिर इंडिपेंडेंट हो गई। अपन एग्जाम्पल करते हैं इसका, फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये यहां तक अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उस इवेंट की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों ही सेम आ रही है। इससे कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं अपन पहले तो, फिर बाद में इससे कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। मान लो अगर ऐसा है, लेट सपोज अपन यहां मान के चलते हैं कि लेट ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंसी की ही कंडीशन है। तो इससे अपन कुछ रिजल्ट निकालते हैं। इससे इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला लगाओ इधर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ई गिवन एफ का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये अपन मान लेते हैं कि लेट ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो ये होना चाहिए कि उस एफ के होने या नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस पर। ठीक है ना? या फिर मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये जो अपने स्टेटमेंट लिखा है, ये जो अपने नोट यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूँ कि इसका मतलब समझ में आ जाए तुम्हारे। मीन्स occurrence of any one of the event has no effect on the occurrence of other one। दो इवेंट अगर इस तरीके से है कि एक का होना एक का होना या नहीं होना जो है वो दूसरी इवेंट को इफेक्ट नहीं करता है, मींस occurrence of any of the event has no effect on the occurrence of the other one। इसका मतलब यही हुआ ना कि इवेंट एफ हो चुकी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो इवेंट एफ हो चुकी है तब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ई की, तो उतनी आ रही है जबकि नॉर्मल में आती है, इसका मतलब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे भी सेम है ना? तो इसका अपन रिजल्ट निकालते हैं, इसका यूज करते हैं अपन आगे। इसका यूज करेंगे तो फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अपन इस डेफिनेशन का यूज करते हुए चल रहे हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपन इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी एक इवेंट का होने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दूसरी इवेंट पे, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी उतनी आ रही है जितनी बाद में आ रही थी। जबकि अपन ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा नहीं था, एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पहले तो 1/2 आ रही थी, लेकिन जैसे ही अपन ने चेंज किया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जबकि फर्स्ट टॉस पे हेड आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? तो सेम इसलिए अपन ने इंडिपेंडेंट बोला है। अगर अलग अलग आती है तो डिपेंडेंट बोलते, अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो इंडिपेंडेंट बोल देंगे। तो इसका अपन यूज करते हैं, इसका यूज किया तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसका मतलब इसी कंडीशन का यूज करते हुए एक नई कंडीशन बना सकता हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाए अगर, तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ऐसा मिल जाएगा मेरे को कहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इवेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसी कंडीशन से बनाई है अपन। बोलो, अपन कुछ नॉर्मल Yes, sir. कंडीशन बनाना चाहते, ठीक है ना? और इसी चीज इससे भी निकालोगे तब भी वही आएगी, जब इस चीज को तुम इससे निकालोगे तब भी यही चीज आ जाएगी। बोलो। यस सर। बट इन दोनों को जब तुम कंबाइन करोगे तो यहाँ पे कंडीशन है कि पी ई और पी एफ दोनों की दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। ये है आपकी कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो भी जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि ई और एफ दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। क्योंकि अगर ई 5 होता है,
एम्प्टी सेट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होती है, 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट है। आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। तो ये है कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और ये वाली दिख रहा है कंडीशन सर तो बिल्कुल नीचे? याद रखना। ये वाला नहीं दिख रहा नीचे, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल याद रखना। साथ में जो चीजें होती है, किसी भी चीज के वैलिड होने के लिए ये कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी और ई और एफ दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। अगर जीरो है तो फिर केस ही खत्म हो जाता है ना। अगर मान लो यहाँ पे एफ जीरो हो जाती तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, यहाँ पे ई जीरो हो जाती तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाता। तो अगर आपको चेक करना होगा कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की इक्वल आ जाती है तो यस दोनों इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आ रही है तो डिपेंडेंट है। और ये वाली चीज इसी से बनी है, तो इससे तो तुम रिलेट कर ही पा रहे हो। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर सर ये अपन नीचे क्वेश्चन करते लिखा हैं। हुआ है, या तो इसे ऊपर लिख दो सर। दिख रहा है ना यार? नहीं दिख रहा सर नीचे का, ये कंडीशन वगैरह जो लिखी ना, ये लास्ट में कंडीशन ऑफ कुछ लिख रखा है ना। दिख तो रहा है वैसे यार, कंडीशन दिख फॉर रहा है सर, मैं इंडिपेंडेंट स्क्रीन। इवेंट्स लिखा है। हाँ तो बस यही नहीं दिख रहा, और तो दिख रहा है। ये है कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उसके लिए डायरेक्ट ये चेक कर लो ई, या तो ये चेक कर लो और इसी से ये बनी एक ही बात है, ये चेक कर लो या ये चेक कर लो, एक ही बात है ना। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ आ जाता है तो इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये थी इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है जिसमें नहीं हो रहा है, जो डिपेंडेंट है उसका एग्जांपल तो तुम फर्स्ट में अपन ने देखा ये एटलीस्ट टू हेड वाला। एटलीस्ट टू हेड वाले की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी 1/2 थी और एटलीस्ट टू आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि फर्स्ट रोज पे हेड आ चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 थी। तो अलग अलग जब हो रही है तो ये तुम देख चुके हो, यानी कि वो इवेंट तो डिपेंडेंट थी। अब सेम कब हो सकती है वो देखते हैं। एक तुम्हारी बुक का ही एक एग्जांपल देखेंगे अपन। देखो एक बार, एक मिनट में तुम्हारी बुक का एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैं इसी में बुक देख रहा हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। एक मिनट वेट करना। ये दिख थोड़ी थी ये बुक मोहित? दिख रही है। दिख रही है ना? ठीक है, चलो इसमें एक एग्जांपल है, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा शायद इसमें। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। इसको देखो एक बार, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो तुम। फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स इन विच द एलिमेंट्री इवेंट्स आर, ये तो लिखा हुआ इक्वली लाइकली है।
काम की चीज ये है कि इवेंट ई एंड एफ डिनोट द इवेंट। इवेंट ई रिप्रेजेंट करिए द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ये कार्ड्स के बारे में बताना है क्या तुम्हें, या पता है? एक बार चलो मैं बता देता हूँ कार्ड्स के बारे में पहले, फिर वापस इस पे आ जाएंगे फिर अपन। पेज नंबर 12 है ना। देखो पहले मैं कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार कर लो नोट, है ना। जो अपना प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक होता है, वन डेक ऑफ कार्ड्स में, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। वन डेक ऑफ कार्ड में 4 सूट होते हैं, 4 सूट्स होते हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो 52 होते हैं। अब इनमें 2 सूट ब्लैक होते हैं और 2 सूट रेड होते हैं। कलर वाइज अगर अपन देखें तो रेड 2 सूट्स जो हैं वो रेड होते हैं। 2 सूट्स का मतलब हो गया हर एक सूट में 13-13 होते हैं, तो 26 कार्ड जो है वो रेड होंगे। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, बस तुम्हें लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ब्लैक कलर के जो हैं वो भी 2 सूट होते हैं, 2 सूट मतलब अगेन 26 कार्ड। और इस रेड में 2-2 अलग अलग होते हैं हार्ट्स, और एक होते हैं इसमें डायमंड्स। बस ये थोड़ी सी देर की बात है, वापस अपन क्वेश्चन पे आएंगे फिर। हर एक का एक एक सूट होता है ना। ये 13 कार्ड्स होते हैं इसमें, और इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लैक के भी 2 सूट है। एक सूट होता है इसमें स्पेड्स का, 13 कार्ड होंगे, और एक सूट होता है इसमें क्लब्स का, इसमें भी 13 होंगे। आप सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं, इस पे बेस्ड वैसे क्वेश्चन नहीं आते। बाई चांस आ जाए तो इसका जो सिंबल है वो रेड कलर का इस तरीके से बना हुआ रहेगा एक, ठीक है ना। और डायमंड का इस तरीके का सिंबल होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस क्वेश्चन अगर आ जाए तो। और जो स्पेड्स है, क्लब्स है, सीडी, और जो स्पेड है वो इस तरीके का रहता है। अब काम की चीज ये है, तो हर एक में 3 होते हैं ना। जो यहाँ पे फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड्स इन ईच सूट, हर एक सूट में जो फेस कार्ड होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं एक सूट में? 12 एक सूट या में 11। 4। एक सूट में 3 होते हैं, किंग, जैक और क्वीन, ठीक है। तो टोटल कितने हो अभी तो जाएंगे? बता रहा हूँ टोटल कितने हो जाएंगे। टोटल हो जाएंगे 3 × 4 दैट इज 12। 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। किंग, जैक और क्वीन। नंबर कार्ड्स की बात करें, 9 हो नंबर जाएंगे। कार्ड्स 9 के 10। इन ईच सूट, नंबर कार्ड इन ईच सूट ये होते हैं 2 से 10। लेके 3, 9। तो ये टोटल कितने होते हैं? हर एक सूट में कितने हो गए? हर एक सूट में हो गए 9। 9 क्या कितने हो गए? 2 से 9 तक 8 हो गए। 8 ही होते हैं क्या सर? टोटल कार्ड्स तो 13 है, फिर 3 तो 10 एक बचे ना। मिनट तो रुको, टोटल कितने हो गए? 8 × 4, 2 से ही तो होते हैं ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 भी होता है ना, सॉरी इसमें 10 तक होते हैं ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, और ये हो गए 36। कितने हो गए टोटल? 48 हो गए। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एस, टोटल एस कितने होते हैं? 1 इन 4। ईच सूट। 4 हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे।
52 हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एस है वो ना तो फेस कार्ड होता है ना फिर नंबर कार्ड होता है। एस इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ नंबर कार्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। हो गया? हो गया? बंद करो इसको। चलो देखो इसमें जो क्वेश्चन दिख रहा है ये तो दिख रहा है क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इवेंट ई जो है, इवेंट ई एंड एफ डिनोट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। इवेंट ई तो ड्रॉ रिप्रेजेंट कर रही है, जो कार्ड ड्रॉ कार्ड हुआ है वो स्पेड है, और इवेंट एफ डिनोट कर रही है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। दो अलग अलग इवेंट है। एक आपको कार्ड निकालना है, ठीक है ना, इन विच द एलिमेंट्री इवेंट, एक कार्ड आपको निकालना है, एक आप जो कार्ड ड्रॉ करोगे वो कार्ड स्पेड है, इस चीज को ई रिप्रेजेंट कर रही है, और एफ रिप्रेजेंट कर रही है कार्ड का एस होना, इक्का होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसने दे रखी है 13/52, क्योंकि टोटल स्पेड्स कितने होते हैं एक सूट में, सॉरी पूरे डेक में? बोलो जल्दी जल्दी आंसर दो। 13। 13, तो 13/52 ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये? इवेंट ई की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। एक आपको एक कार्ड रेंडमली ड्रॉ करना है, उसके स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 4/52 दैट इज 1/13 आ गई। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब अपन नीचे क्या किया इसने, ऑल्सो इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हो गया कि इवेंट ई भी होनी चाहिए, एफ भी होनी चाहिए, यानी कि वो स्पेड भी होना चाहिए और इक्का भी होना चाहिए, यानी कि एस ऑफ स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई ई इंटरसेक्शन एफ। द कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड। ठीक है, यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी हो रखी है इसने 1/52। ऑब्वियस सी बात है, कितने एस होते हैं स्पेड के? एक ही होता है, तो 1 बाय टोटल कितने 52, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/52। अब अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट ई की, जबकि इवेंट एफ हो चुकी है। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी याद रखना दिमाग में, इवेंट ई है आपकी स्पेड होना, इवेंट ई है स्पेड होना, और इवेंट एफ है एस होना, इक्का होना। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई की, मतलब आपको स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि इवेंट एफ हो चुकी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है, ये जो है ई इंटरसेक्शन एफ, हेंस यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बार कोई समझा पाएगा मोहित? ई इंटरसेक्शन एफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी। कब? जबकि जो कार्ड है वो एस है। आ रही बात समझ में? बोलो यार। क्या सर? ई, ये जो यस यहाँ पे यस मैंने अंडरलाइन करी है यहाँ पे, इसमें ई गिवन एफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई मतलब स्पेड होना, एफ मतलब इक्का होना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रही है इसने फॉर्मूले से, कितनी आ रही है? 1/4 आ रही है। बोलो। यस सर। श्रुति आवाज आ रही है तुम्हें? श्रुति, तो यहाँ पे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट एफ हो चुकी है, कितनी आ रही है? ई गिवन एफ कितनी आ रही है? बोलो। 1/4। 1/4 आ रही है, और स्पेड आने की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई थी? वन ऊपर बाय 1/4 आई थी,
यानी कि यहाँ पे Yes, इवेंट sir. एफ का होना इवेंट ई पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर अपन नॉर्मल सेंस में जो चीजों का मतलब है नोटेशन का, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इवेंट एफ के होने से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे ई और एफ क्या हो जाएगी फिर, बोलो, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है, और इसी तरीके से उल्टा भी इसने चेक करके रखा है, इसने एफ गिवन ई भी निकाल के देखा है। यहाँ पे जहाँ पे अब अपन पहुंचे हैं इस जगह पे, इसने एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि एस होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है, जबकि कार्ड जो ड्रॉ हुआ है वो स्पेड है, तो स्पेड 13 होते हैं, 13 में एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/13 आ रही है। क्लियर है सबको मोहित? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/13 आ रही है, और जो नॉर्मल में प्रोबेबिलिटी आई थी इसकी एफ की प्रोबेबिलिटी जो नॉर्मल है वो कितनी थी, एफ की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13. 1/13 है, यानी कि यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा इवेंट एफ और ई के Yes, आपस में एक yes, दूसरे sir. पे। तो इसका मतलब ये इवेंट कैसी हो जाएगी फिर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, कैसे हुआ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसका जवाब मिला तुम्हें, बोलो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इस तरीके से अपने को मिल जाएगी चीजें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? Yes, sir. ये कहाँ गई अब श्रुति, और रिया क्लास क्यों नहीं ले रही अभी? क्या पता सर। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में अपन ने देखा है, अब क्या, अब तुम अकेले ही हो, बताओ, वो दो पढ़ते हो जिनमें से भी गायब रहती है वो दोनों, क्या किया जाए फिर आगे? श्रुति कहाँ चली गई थी तुम? इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? नहीं अब अभी सही? तो आ रही है, पहले अटक रहा था मेरे। ठीक है, चलो आ रही, तो आगे देखते हैं अपन। तो अपन ने ये देखा कि इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो इसको मतलब आपको ये चेक करना है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ए और बी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी 0 नहीं होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब और कुछ काम की चीजें, जब भी मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इवेंट ए दे रखी है, इवेंट बी दे रखी है, तो आपको चेक करना है कि इवेंट ए और एफ, ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आप चेक कर लो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल आ जाती है तो सही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अपन ने इंडिपेंडेंट इवेंट देख लिया, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे अब। क्वेश्चन है, प्रूव that if A and B are two independent events, prove that if A and B are two independent events, then event A and B dash will also be independent, will also be independent.
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है ऐसा दे रखा है, तब अपने को प्रूव करना है कि ए और बी डैश भी आपस में इंडिपेंडेंट है। बी डैश का क्या मतलब होता है? बी डैश का क्या मतलब है? बोलो बोलो। बी डैश का क्या मतलब होता है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। इवेंट। अरे क्या हो गया श्रुति, बार बार कैसे? फिर से इश्यू वो आ रहा है क्या सर वो नेटवर्क का? ए डैश और बी डैश लिखा हुआ है क्या दोनों ही? हाँ, ए केवल ए लिखा हुआ है। श्रुति आवाज एक आवाज बी सही आ डैश रही है है। तुम्हें? श्रुति, इसके नेटवर्क इश्यू चलता ही रहेगा क्या? ये लिखा हुआ है ए और बी डैश है ना, ए तो सिंपल है और बी पे डैश लगा है, ए एंड बी डैश। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? ये बोल रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी? ये तो पता ही है ना तुम लोगों को, बताने की जरूरत तो नहीं है। बोलो। नहीं। अगर एक बात बताना, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है तुम्हें 0.5 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे निकालते हैं? 0.3 हो जाएगा। 1 में से माइनस कर देते हैं ना, ये पता ही है अपने को। तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे सेट थ्योरी का भी अच्छा खासा यूज है, सेट थ्योरी का काफी अच्छा खासा यूज होगा। उससे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीजें अपन समझते हैं। यहाँ पे मैं ए और बी के बारे में, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, ये वाला काफी काम में आएगा। अपन आगे जब बेस थ्योरम पढ़ेंगे, अपन आगे बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें भी काफी काम आएगा ये वाला सेट। पूरा काम सेट थ्योरी का है, प्रोबेबिलिटी का कुछ भी नहीं फिलहाल इसमें। और इस वाले क्वेश्चन को प्रूव करने में भी काम में आएगी ये वाली चीज। ये है ए, ये है बी, ये ए, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ सेट लिखता हूं। पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझा दूंगा क्या किसका क्या मतलब है। ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर इसको आप, यही चीज काम में आएगी। चलो रहने दो दूसरा वाला, ए इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा वाला है अभी बता दूंगा। और ये है बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये क्या है ये तो तुम ही बता दो। ये जो बीच वाला एक शेप्ड है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चीज अपन बता रहे हैं, ये अभी तो काम में आएगी आगे टोटल प्रोबेबिलिटी के प्रूफ में भी काफी काम में आएगी। और इस वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में, इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और है, तो उन सभी में काम में आएगी। ठीक है, ये चीज अपन ने लिख दी। और साथ ही साथ में ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो सर्किल के अलावा बचा हुआ एरिया है, इसको अपन बोलते हैं ई डैश, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सर ए यूनियन वाले, बी का कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं क्या? हाँ मैं वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे ना। देखो यहाँ पे इसको मैं इक्वल करके लिख रहा हूँ, इसको मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ। और ये वाली चीज डी मॉर्गन्स लॉ है, इसका अपन प्रूफ देखते हैं 11th क्लास में कि ए यूनियन बी, जब इस पूरे का अपन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है। और साथ ही साथ में ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश होता है। यहाँ पे चेंज हो रहे हैं साइन, जब पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ये वाला यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये वाला इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन के प्रूफ में काम में आएगा। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, 11th क्लास में इसका प्रूफ भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल के लिए, ये चीज होती है, इसको प्रूव करके देख सकते हो। वेन डायग्राम तो आता ही होगा, सिंपल सी चीज है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी उसके काम की चीज बाकी है, मैं तो केवल इसके लिए बोल रहा हूँ। इसको लिख लो तुम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसका बाकी है अभी उधर जो चल रहा है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो।
अरे यस स्क्रीनशॉट ले सर। लिया। अच्छा एक बात बताना, ये वाली चीज पढ़ी थी क्या तुम लोगों ने 11th क्लास में? याद है या नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ी थी ऐसा कुछ लग रहा है। पढ़ा तो था। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये याद रखना, वापस से काम में आएगी चीजें। तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बोलते नहीं है अपन, इन जनरल यूज नहीं करते ये वाला टर्म। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, और इसी चीज को ये भी बोल सकते हैं। अब ये कौन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता देता हूं मैं। ये जो ए इंटरसेक्शन बी डेस है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इतने एरिया को। यहां बना देता हूं इस वाले एरिया को, मतलब इसको, यहां तक केवल इस वाले एरिया को, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ये जो बीच वाला शेप है इसको, और बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस वाले एरिया को। समझ में आ गया? इन पे ओवरलैप नहीं करा है, क्योंकि मार्कर तो एक ही कलर का है, बार बार करूंगा तो सारे डार्क हो जाएंगे। ये समझ पा रहे हो तुम लोग कौन कौन से एरिया को क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? यस सर। यस सर। अब मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से वेन डायग्राम का यूज करके कि क्या ये सही है। ए इंटरसेक्शन बी डेस का क्या मतलब होता है, करके देखते हैं जल्दी से, है ना। ऐसे करते थे वेन डायग्राम में, ये ए ये बी है, तो केवल ए सेट को रिप्रेजेंट करना होता था तो ए को पूरे को डार्क कर देते थे इस तरीके से। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इधर बनाता हूं बी डेस, फिर दोनों का लूंगा इंटरसेक्शन। बी डेस का क्या मतलब है? बी को छोड़ के सारे को कवर कर दो। बी डेस का क्या मतलब होता है? यू माइनस बी होता है ना, यूनिवर्सल सेट है ये क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट। प्रोबेबिलिटी के केस में सिंपल स्पेस। बी डेस मतलब क्या होता है? u माइनस बी होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे केवल बी को छोड़ के। तो ये वाले सारे एलिमेंट आ गए इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा? बी डेस हो गया। ये दोनों चीजें आ गई समझ में? बोलो मोहित, अरे जल्दी बोलो यार, आवाज नहीं आई मेरे को। यस सर। तो बोला करो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन पार्ट शेड हो रहा है, जो अपने दो पार्ट शेडेड करे हैं, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट है? ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है। ये वाला जो पार्ट है वो तो इसमें नहीं हो रखा है, इन दोनों में यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है केवल। देख लो, ये ए इंटरसेक्शन बी डेस हो जाएगा। यस सर। श्रुति क्लियर है? यस सर। बोलो। और क्या ये ए माइनस बी भी है? ए माइनस बी का मतलब भी तो यही है, बोलो। सर उसमें कॉमन वाला नहीं आता क्या? यस ए सर। माइनस बी का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट में अगर कोई बी का आ रहा है तो उनको हटा दो। ए में से जितने भी बी के आ रहे हैं उनको हटा दो। ए माइनस बी का मतलब यही तो है। अगर कॉमन वाला भी आ गया तो फिर ए ही बचा ना, ए माइनस बी कैसे हुआ? ठीक है, यस अरे सर। बोलो यार। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट जो भी अपन ने लिखे हैं सबको वेरीफाई कर सकते हो तुम। वेन डायग्राम का वैसे ही बताया मैंने, बताना नीचे था, 11th क्लास की चीज है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इस वाले सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डेस इस वाली चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस जो बचा है दोनों सर्किल के अलावा उस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात बताना, यहाँ पे मैंने जो चार चीजें लिखी है तुम्हारे सामने, क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? क्या इनका जो है इनमें कोई भी एरिया कॉमन है आपस में? किन्हीं भी दो में नो सर। कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ये अपने आप में इतना सा एरिया लेके बैठा है इधर। ए इंटरसेक्शन बी के पास में ये वाला है, बी डेस इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए डेस के पास में ये वाला है, और जो बाकी सारा बचा हुआ है वो इसमें आ रहा है। यानी कि ये जो सारी की सारी, अगर इस तरीके से किसी इवेंट को अपन रिप्रेजेंट करें तो ये सारी की सारी इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यही तो होता है कि किन्हीं भी दो इवेंट का जब तुम इंटरसेक्शन लो तो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, पेयरवाइज डिसजॉइंट होने चाहिए सेट। तो ये पेयरवाइज डिसजॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन इससे लोगे
फाइव आएगा, इसका इंटरसेक्शन इससे लोगे फाइव आएगा, इसका इंटरसेक्शन इससे लोगे फाइव आएगा, इसका इंटरसेक्शन इससे लोगे फाइव आएगा, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में लोगे फाइव आएगा। तो ये सारी की सारी, अगर मान लो कुछ इवेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं मैं, तो ये सारी की सारी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो। यस सर। और वेरीफाई करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बारे में अपन कुछ नोट लिखते हैं। ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल, वैसे ही। हो गया? चलो तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई। देखो इस क्वेश्चन का तो यूज अपन बाद में करेंगे, इसी बारे में डिस्कस करने पहले तो नोट लिखे अपन यहाँ पे। यहाँ इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर events A intersection B dash, A intersection B, B intersection A dash and A dash intersection B dash are mutually exclusive because all the given sets are पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो को लो, उनका इंटरसेक्शन लो तो वो फाइव आ रहा है, पेयर वाइज डिसजॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट बोल दूं तुम लोग भूलोगे फिर भी इस चीज को। कौन सी चार इवेंट की बात कर रहा है? इन चार इवेंट की बात कर रहा है, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है? यस सर। और एक और चीज, ये तो एक नोट हो गया, जहां पे ये एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव इवेंट किसे बोलते हैं बताओ मुझे, अगर तुमने रिवाइज किया है तो। एग्जॉस्टिव इवेंट किसे बोलते हैं? जिनमें कॉमन आ रहा हो। शाबाश, क्या अंडरस्टैंड पढ़ाई करते हो तुम यार। सेम हो कैसे? दोनों। क्या सेम है? मतलब किस एग्जॉस्टिव यानी तरीके कि से? जब मैंने सेम तुम्हें होने वाले रिवाइज करने के लिए एलिमेंट्स। बोला था तो किस तरीके से रिवाइज किया था तुमने? वैसे रीडिंग मार ली थी? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि अगर कई सारी इवेंट मान लो E1 E2 और उन सबका यूनियन लेने पे E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ये सब करने पे En, अगर सैंपल स्पेस बन जाता है पूरा, सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट कवर हो जाते हैं, तो फिर उन इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वो सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, किन्हीं भी दो का कॉमन लो तो इंटरसेक्शन फाइव आना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि उन सबका जब तुम यूनियन लोगे ना तो पूरे का पूरा जो सैंपल स्पेस है वो कवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं सबका यूनियन अगर लूं तो क्या पूरे का पूरा एरिया कवर हो जाएगा सैंपल स्पेस का? यस सर। बोलो। यस सर। तो कैसे रिवाइज करते हो तुम यार? लिखता हूं सेकंड नोट। सेकंड नोट है, ऑल गिवन इवेंट्स, इवेंट या सेट एक ही बात है ना, इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव बिकॉज, एग्जॉस्टिव है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश का, बी डैश इंटरसेक्शन क्या लिखा उधर? बी
इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना क्वेश्चन करते हैं अपन जो गिवन है। ले लिया स्क्रीनशॉट मोहित? यस सर। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें याद रखनी है, ये चैप्टर में काफी काम में आएगी। बेस थ्योरम अपन जब पढ़ेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें काम में आएगी, और ऐसे क्वेश्चन में तो काम में आनी है। इसके अलावा ऐसे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन सब में इसकी हेल्प लगेगी। जब मैं कुछ रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ तो 2 दिन पहले इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें टाइम लगेगा उस चीज को रिवाइज करने में। चलो, अब इस चीज को रिप्रेजेंट करना है, इसको अपने को प्रूव करना है। तो गिवन जो है, गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी है ना, गिवन क्या है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर independent, therefore probability of A intersection B इक्वल टू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो? बोलो। अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो। पी ए पी बी दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल होनी है, ऐसा दे रखा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और क्या अपने को प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, या फिर मैथमेटिकली लिखें इसी चीज को, तो क्या अपने को प्रूव करना है? ए और बी डैश इंडिपेंडेंट है, बोलो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश शुड बी इक्वल टू पी ए पी बी डैश, ये होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो काम ये चीज प्रूव करनी है, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से अपने को ये प्रूव करनी है, तो अपन इसके ऊपर करते हैं, इसकी करते हैं कोशिश प्रूव करने की इसको, है ना। तो देखो, बाय द गिवन फिगर, है ना, फ्रॉम गिवन फिगर वी कैन राइट यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक बार उस फिगर से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। देख तो लो, सर इन दोनों का जैसे जब क्वेश्चन हो यूनियन जाए तो लोगे, डायग्राम, हाँ, अगर एक क्वेश्चन हो जाए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? जरूरी नहीं डायग्राम बनाना, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दोगे तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा, तुम्हें पता ही होगा। गलत होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे और एग्जामिनर पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में बनाना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रोबेबिलिटी, हाँ, ए, ये जो पूरा सर्किल है ये कवर होना चाहिए, ए का मतलब, इसका मतलब ये इनसे ही तो बना है, इतने पार्ट से और इतने पार्ट से, इन दोनों को चिपका दोगे तो ये वाला लेफ्ट वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है आपस में? आर कैसी इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बोलो। एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यस। ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जब तुम लोगों ने अगर एक्सियम रिवाइज करी होगी तो एक्सियम नंबर 3 ये बोलती है कि अगर मान लो E यूनियन F की जो वैल्यू है, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोल सकता हूं कब, जब ई और एफ दोनों क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। एक्सियम नंबर थर्ड है अगर तुम लोगों ने रिवाइज करी है तो। ई यूनियन एफ को मैं डायरेक्ट ई प्लस ई एफ लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ई और एफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कुछ और फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बोलो। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब ये समझो कि ये वाली इवेंट और ये वाली पूरी इवेंट बराबर इवेंट है, यानी कि अगर दो इवेंट एक ही है, सेम ही इवेंट है, सेट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगी ना। बोलो। यस सर, लेकिन ये दोनों सेम कैसे हैं? क्या दोनों सेम कैसे है? ई और एफ। अरे ये बात नहीं कर रहा मैं, तो बोल रहा हूँ कि अगर सेम हो मान लो, हाँ ठीक है हाँ, ना। यस सर। यहाँ पे तो ये दोनों इवेंट सेम है ना, यस सर। ये इवेंट और ये इवेंट पूरी सेम है, तो यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ए सर। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन यूनियन ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी बी। बी। अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक्सियम थर्ड का यूज करके अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 11th क्लास की एक्सियम थर्ड का यूज किया है, क्योंकि ऐसा है इसलिए। ठीक है। यस सर। अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती है ना, तो फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुम्हें याद आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो तो ये जीरो हो सर जाता एक है। ही बात अपन उस हाँ एक ही बात अगर अपन उसे पूरा भी लिखेंगे तो उसको जीरो लिख हाँ देंगे ना बाद में। जीरो लिख देंगे हाँ, लेकिन एक्सियम पहले बनी है और ये वाला फॉर्मूला बाद में बना है ना। एक्सियम की हेल्प से ये वाला फॉर्मूला बना है, उल्टा है यहाँ पे कंसेप्ट। तो ये वाली चीज आ गई अपने को समझ में। तो ये चीज निकालनी है मेरे को। देखो अब जो प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं वापस। क्या प्रूव करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के इक्वल होना चाहिए। ये वाला फिगर मिटा देता हूं मैं, डायग्राम इधर। इसके आगे करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो गया, यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो सही लिखा है, सही लिखा है अपने। बोलो लिखा है। क्या हो गया? कैसे लिख दिया ये? देख लो एक बार कैसे लिखा है। चलो इसके आगे लिखा है, इसके आगे स्टेप यस सर। सही लिखा है क्या? यस सर। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसी की वैल्यू तो निकालनी है, इसी की चीज को प्रूव करना है, तो इसको मैं एक तरफ रख रहा हूँ और इसको मैं इधर ले गया, तो ये आ गया मेरे पास में। यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? बोलो। पी ए पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कहां से लिखा है अपन ने? इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कॉमन ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या बचेगा? 1 माइनस पी बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? पी बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होता है। तो यही अपने को प्रूव करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी डैश, और यही तो प्रूव करना है ना, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर ए और बी डैश हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर ए, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर 3 क्वेश्चन और लिखवाता हूं मैं, वो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं इसी से रिलेटेड, इसी पे क्वेश्चन से रिलेटेड। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले दिया? यस सर। सर क्या हो गया? काफी है ना? हाँ, 1 मिनट रुको, एक नोट और एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस। यहां पे लिख दूंगा मैं नोट। देखो नोट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, और इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन डैश करके फर्स्ट तो जो तुमने प्रूव किया है, ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सेकेंड, ए डैश एंड, ये तो अपन ने प्रूव कर लिया है, ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। थर्ड, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये तो अपन ने प्रूव कर लिया। और ये है होमवर्क, उसी फिगर का यूज करते हुए इनको अपने को प्रूव करना है, 2 को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। एक बस 2 मिनट का 3 मिनट का क्वेश्चन हो रहा है, एक छोटा सा, उसके बाद में खत्म कर देंगे। उन्होंने क्या टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, श्रुति और जिया ने, दोनों ने आपस से एक आध क्लास लेती है। क्या पता। देखो क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स then prove that probability of event A और B is equal to 1 minus probability of A dash into probability of B dash। ये दे रखा है A और B इंडिपेंडेंट है, तो इवेंट A और B, मतलब A और B का क्या मतलब होता है? A और B का मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, ये प्रूव करनी है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके इक्वल होती है। इसको प्रूव कर देता, गिवन है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसकी हेल्प से अपने को ये चीज प्रूव करनी है। तो
अपने को जो निकालना है वो लेके चलते हैं अपन LHS मान लो, या फिर नॉर्मली है ना, LHS की तो जरूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वी हैव टू फाइंड। क्या फॉर्मूला होता है A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये प्रूव करना है ना, यानी कि जहाँ पे भी A है वहाँ पे A डैश आना चाहिए, B डैश आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 जो अपने दे रखा है, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? PA PB यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B। एक काम करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ B को कॉमन ले लो, तो क्या बचा इन दोनों में से? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। ठीक है ना? यस सर। अब क्या करें, इसको चेंज कर दो। कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने? एक चीज लिखना भूल गए क्या अपन? देखो ये लिखा है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B को कॉमन लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश आ गया। ठीक है, यहाँ तक इसको चेंज करूं A डैश में या इसको B डैश में, कैसे भी जैसे भी चेंज करना चाहो। A डैश में कर दो इसे। हाँ, इसको चेंज, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1 प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ PA डैश A A डैश। डैश ये हो गया प्रोबेबिलिटी प्लस ऑफ B P इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ A डैश। A डैश। इसको अपन ने ये लिख दिया है ना। तो अब कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं मैं, इनमें से कॉमन ले रहा हूं मैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कॉमन ले रहा हूं। A डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 1 1 और ये हो जाएगा माइनस साइन चेंज माइनस PB ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और ये क्या बन गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश A डैश हेंस प्रूव्ड। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अपन ने क्वेश्चन करे है, तो तुम्हारी बुक के एग्जांपल ही दोनों, लेकिन क्योंकि तुम एग्जांपल करते नहीं हो इसलिए मैंने करवाए हैं, तो इसका मतलब इंपोर्टेंट है। वैसे भी एग्जांपल क्या करो, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जांपल मिसलिनियस में छुपे होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा काम तुम्हें करना है, होमवर्क है, टेंशन मत लो, क्लास खत्म ही कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है, तो एक चीज, एक मिनट, एक PDF है कोई बुक की जिसमें से तुम्हें कुछ डायरेक्ट नोट करा, उनको पढ़ना है ना, उनको समझने की कोशिश करना। एक मिनट, यहाँ पे ये कुछ नोट दिख रहे हैं तुम्हें पेज नंबर 13 पे, यहाँ पे डेफिनेशन 3 रिमार्क लिखे हुए हैं कुछ, रिमार्क 3 रिमार्क दिख रहा है मोहित? रिमार्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर। तो ये जो रिमार्क है ये तुम्हें नोट तो करने ही करने हैं, साथ में इनको पढ़ना है कि समझ में आते हैं या नहीं। समझ में आ जाएंगे बिल्कुल, है ना। जो भी अपन ने चीजें देखी वो रिवाइज करके ये जो रिमार्क है ये नोट के रूप में लिखवाने थे मेरे को, है ना। ये तुम समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि वैसे तो बुक है तुम्हारे पास, लेकिन ये वाली चीज तुम्हें पढ़नी है आज की क्लास में, कल अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रिमार्क पढ़ना, इसमें से कितने समझ में आते कितने नहीं आते वो अपन बात करेंगे। ठीक है, यस सर। तो सारी चीजें करके आना, और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो अब तुम 13.2 के क्वेश्चंस इजी है, कंसेप्ट इंपोर्टेंट है इसमें प्रोबेबिलिटी में। अच्छे से रिवाइज करना और नोट्स वोट्स बनाते रहना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके रखते रहो। चलो क्लास एंड करता हूँ।